डैन डीबी कूपर लेजेंड बन जाता है जब वो चलते हुए पैसेंजर जहाज से छलांग लगाता है और आज तक पुलिस उसे जिंदा या मरा हुआ नहीं ढूंढ पाई। क्या कहानी है इसकी, क्यों इसने जहाज से छलांग लगाई और पुलिस आज तक क्यों उसे ढूंढ नहीं पाई, आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर सलमान सलमान और मैं अपने चैनल में आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी को शुरू करते हैं। 24 नवंबर 1971 करीब 4 बजे एक इंसान जो अपने आप को डैन कूपर बुलाता है वो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल होता है और सिएटल की $20 की टिकट लेता है। वो बोर्डिंग पे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जहाज की आखिरी सीट चाहिए और वो उसे साइन कर दी जाती है। उसकी सीट का नंबर होता है 18C। 4:30 बजे करीब बोर्डिंग शुरू होती है और सारे पैसेंजर जहाज में चले जाते हैं और अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। इस प्लेन में क्रू के अलावा 36 लोग और मौजूद थे। इस प्लेन में 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स थी जिनका नाम टीना मकलो और फ्लोरेंस शार्पनर था। ये इंसान बहुत ही मिस्टीरियस था, इसका कोई खास एक्सेंट नहीं था, बिल्कुल बिजनेसमैन वाली लुक थी, सूटेड बूटेड ब्लैक टाई के साथ, जो बोर्डिंग होते ही बाकी पैसेंजर्स की थोड़ी सी अटेंशन गेन करता है। जैसे जहाज टेक ऑफ होता है कूपर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और उसको एक नोट पकड़ाता है। उस जमाने में जो भी अकेले लोग ट्रेवल कर होते थे ये बहुत कॉमन था कि वो फ्लाइट अटेंडेंट्स को लव लेटर्स या कोई अपने नंबर वगैरह देते थे। फ्लाइट अटेंडेंट शार्पनर उससे वो नोट ले लेती है और अपनी पॉकेट में रख के उसको इग्नोर कर देती है। उसको लगता है कि ऐसे ही इसने भी कोई लेटर या नंबर लिख के मुझे पकड़ा दिया। ऊपर थोड़ी देर नोट करता है और वो देखता है कि फ्लाइट अटेंडेंट ने खास लिफ्ट नहीं कराई। जब फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास से गुजरती है तो कूपर उसे बुलाता है, अपने पास बैठने को कहता है और अपने ब्रीफ केस की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है, बेहतर होगा ये नोट तुम अभी पढ़ लो। शार्पनर जल्दी से गैलरी में जाती है और उस नोट को पढ़ती है। वो दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट को भी ये नोट पढ़ाती है और उसके बाद वो दोनों जल्दी से कॉकपिट में जाते हैं और ये नोट पायलट को दिखाते हैं। जैसे ही पायलट ये नोट पढ़ता है वो फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिएटल पुलिस से रब्ता करती है और इवेंचुअली FBI तक बात पहुंच जाती है। FBI एक अर्जेंट कॉल इस एयरलाइन के प्रेसिडेंट को करती है और प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड नायरोप है। डोनाल्ड कहता है कि वो इंसान जो भी डिमांड्स कर रहा है उसे फौरन पूरा किया जाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी एयरलाइन कंपनी में कुछ गलत इंपैक्ट पड़े। ऊपर फ्लाइट अटेंडेंट्स को ऑर्डर करता है कि मुझे मेरा नोट वापस चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म का ये एविडेंस के तौर पर यूज ना हो सके। इसलिए आज तक इस नोट्स के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, लेकिन शार्पनर ने बाद में बताया कि इस नोट पर डीबी कूपर ने 3 डिमांड्स की हुई थी। उसे $2 लाख कैश चाहिए था, 2 पैराशूट चाहिए थे और एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक चाहिए था। उसने कहा कि अगर इन तीनों डिमांड में से एक भी डिमांड पूरी ना की गई तो पूरे जहाज को इस बॉम्ब से उड़ा देगा और नीचे उसने लिखा हुआ था दिस इज नो फनी बिजनेस। कूपर उठ के विंडो सीट की तरफ हो जाता है ताकि शार्पनर उसके साथ आकर बैठ सके। जब वो वापस आती है तो कूपर अपना ब्रीफ केस खोलकर उसको दिखाता है जिसके अंदर कुछ तारे थी, डायनामाइट्स की स्टिक्स थी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जहाज पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था। शार्पनर ये देख के बहुत डर जाती है क्योंकि फ्लाइट की ड्यूरेशन बहुत ही कम थी और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं। कूपर फ्लोरेंस को कहता है कि कॉकपिट में जाओ और पायलट से मेक श्योर करो अगर अभी तक उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो जहाज को आपने एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करवाना। जब उसकी तीनों डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तभी उनको मैं ऑर्डर करूंगा कि आप लैंड कर जाओ। जैसे ही पायलट को कूपर का मैसेज मिलता है, पायलट इंटरकॉम पर सारे पैसेंजर्स को बताता है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें क्लियरेंस नहीं मिल रही, हमें कुछ देर ऊपर हवा में ही रहना पड़ेगा। ये काम इतने सीक्रेटली किया जा रहा था कि किसी भी पैसेंजर को कोई खबर नहीं हो रही थी। कूपर अपनी डिमांड्स को लेकर इतना प्रिसाइज था, वो इतना जीनियस था कि उसने हर एक चीज को बहुत ही प्रिसाइजली कैलकुलेट किया हुआ था। उसने कहा था कि उसको $2 लाख $20 की बिल में चाहिए। उसको पता था कि अगर $20 से छोटे नोट आते हैं तो उससे वजन बढ़ सकता है और उसके लिए स्काई डाइव एक बहुत डेंजरस स्टंट हो सकता है। उसने ये भी ऑर्डर किया इन $2 लाख के जो सीरियल नंबर्स होंगे रैंडम होने चाहिए, एक सीरियल में नहीं होने चाहिए। लेकिन FBI भी फिर FBI है, उन्होंने अरेंज तो करवा लिया रैंडम डॉलर्स, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि तमाम नंबर्स लेटर L से शुरू हों। FBI को ज्यादा मसला पैराशूट अरेंज करने में लगा। वहां की एयरफोर्स बेस ने ऑफर की कि वो उसे 2 पैराशूट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कूपर ये ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है मुझे मिलिट्री नहीं बल्कि सिविलियन पैराशूट्स चाहिए। FBI फिर उस वक्त वहां के करीबी स्काई डाइव स्कूल से कांटेक्ट करती है। ऑल्दो वो बंद था लेकिन उसे इमरजेंसी तौर पर खुलवाया जाता है और कूपर के लिए 2 पैराशूट्स अरेंज किए जाते हैं। करीब 5:30 बजे ग्राउंड टीम ने मेक श्योर किया कि आपका रिफ्यूलिंग ट्रक भी रेडी है, कैश भी रेडी है और पैराशूट्स भी रेडी हैं और उन्होंने रेडियो पर पायलट को बताया कि अब आप सेफली लैंड कर सकते हैं। उसके अलावा कूपर ने और भी डिमांड्स की कि जहाज को किसी रिमोट एरिया में जाकर लैंड कराया जाए जहां पे बहुत सारी लाइट्स हों और जहाज की अपनी लाइट्स को डिम कर दिया जाए। सिर्फ एक इंसान कैश और पैराशूट्स लेके जहाज में एंटर हो, जरा भी किसी ने चालाकी गलती करने की कोशिश की तो पूरे एरोप्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। इसी एयरलाइन कंपनी का एक एम्प्लॉय पैसे और पैराशूट लेकर जहाज के करीब आता है। कूपर शार्पनर को कहता है कि जहाज के जो लोअर स्टेयर्स थी उनको नीचे करो और ये सारी चीजें मुझे प्रोवाइड करो। शार्पनर जाती है और उससे उसका सामान लेकर कूपर को हैंड ओवर कर देती है। उसके बाद कूपर 36 के 36 लोगों को जहाज से उतरने का हुक्म देता है, ऑर्डर करता है और तमाम पैसेंजर्स को जहाज से उतार दिया जाता है। लेकिन कूपर का ऑर्डर था कि तमाम पायलट्स और क्रू वो जहाज को छोड़ नहीं सकते।
कूपर ने दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम टीना मैकलो को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को कहा कि कैसे चलते हुए जहाज से आपने सीढ़ियों को खोलना है। टीना मैकलो ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कूपर इतना शार्प था, उसने सिर्फ इस लोकेशन के लिए ही फ्लाइट को चूज नहीं किया, बल्कि स्पेसिफिकली इस जहाज के लिए भी इस फ्लाइट को चूज किया। उसने बहुत डिटेल से जहाज को स्टडी किया हुआ था और फौरन टीना मैकलो को कहता है तुम गलत हो। इस जहाज का नाम बोइंग 727-100 था और इस जहाज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता थी। कूपर पायलट को ऑर्डर करता है कि जहाज को दोबारा टेक ऑफ किया जाए, तो रीफ्यूलिंग के बाद जहाज को दोबारा टेक ऑफ किया जाता है। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही कूपर पायलट्स को ऑर्डर करता है कि जहाज का एल्टीट्यूड 10,000 फीट तक होना चाहिए और इसकी स्पीड 150 नॉट से कम होनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस स्काई डाइवर आराम से स्पीड पर जंप कर सकता है। जहाज का वेट बहुत ही कम था और जहाज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर उसे 150 की स्पीड पर उड़ाया जाए 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर। कूपर पायलट को ऑर्डर करता है कि जहाज को मेक्सिको सिटी की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन पायलट्स उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि जिस स्पीड पर जिस एल्टीट्यूड पर जहाज उड़ रहा है पॉसिबल ही नहीं है कि हम मेक्सिको सिटी तक पहुंच सकें। उसके बाद पायलट और कूपर की डिटेल्ड डिस्कशन होती है। इस बात पर सब मान जाते हैं कि जहाज को मेक्सिको सिटी से पहले निवाडा सिटी में रोका जाएगा और दोबारा से रिफ्यूल किया जाएगा। कूपर पायलट को ऑर्डर करता है प्लेन को डीप्रेशराइज कर दिया जाए। उसे पता था कि अगर प्लेन को डीप्रेशराइज कर दिया जाएगा तो स्टिल 10,000 फीट की बुलंदी पर हर इंसान सांस ले सकता है। उसके बाद कूपर सारे क्रू और पायलट्स को ऑर्डर करता है इस सारे कॉकपिट में रहें, कोई भी बाहर देखने की कोशिश ना करे और ना ही बाहर कोई आए। उस वक्त दरवाजे में कोई पीप होल नहीं हुआ करते थे और कोई भी ऐसे रिमोट कैमरास नहीं थे कि अंदर से अंदाजा लगाया जाए कि बाहर क्या चल रहा है। फिर अचानक कॉकपिट में रेड लाइट ऑन होती है जो एक इंडिकेशन थी कि जहाज का दरवाजा खोल दिया गया है। पायलट ने कूपर से इंटरकॉम पर पूछा कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। कूपर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो बड़े गुस्से से कहता है नहीं। ये नहीं कूपर का आखिरी वर्ड था जो आज तक किसी इंसान ने सुना है। 8:24 पर जहाज एकदम डिप मारता है नीचे की तरफ। जैसे ही जहाज डिप करता है अंदाजा लगाया जाता है कि अब जहाज की स्टेयरकेस को नीचे किया गया था। उन्हें शक पड़ता है कि कूपर ने अब जंप कर दिया होगा, लेकिन स्टिल वो इतना डरे हुए थे कि वो उसको डिसोबे करने का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। 10:15 पर जहाज को निवाडा में लैंड कराया जाता है और उसके बाद वो बहुत बार इंटरकॉम पे पूछते हैं कि कूपर क्या आप उधर मौजूद हो, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब डरते डरते कैबिन का दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं कि कैबिन बिल्कुल खाली था। कूपर अपने तमाम पैसों के साथ और अपनी तमाम चीजों के साथ गायब था। पीछे वो सिर्फ एक पैराशूट छोड़कर गया था। उसके बाद कूपर का आज तक कुछ अता पता नहीं चल सका। जब ये हाईजैकिंग का सारा प्रोसेस चल रहा था, एयरफोर्स ने भी इस जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन जहाज इतने कम एल्टीट्यूड पर और इतने कम स्पीड पर उड़ रहा था कि फाइटर जेट्स के लिए ये करना पॉसिबल नहीं था और कूपर ने उनके दरमियान में जंप किया और किसी को पता ही नहीं चला। उस रात का वेदर इतना खराब था कि पुलिस उस रात ऑपरेशन शुरू कर ही नहीं पाती। अगले दिन से वो ऑपरेशन शुरू करती है और उसके बाद कई हफ्तों तक वो कूपर को ढूंढती है, मगर उसका कुछ अता पता नहीं चलता। उन्हें कोई पैराशूट नहीं मिलता, कोई पैसे नहीं मिलते, ना ही कूपर के रिलेटेड कोई भी चीज मिलती है। पुलिस ने उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया कि शायद यहाँ से कुछ लीड मिल सके, लेकिन वहां पे भी उन्हें कुछ लीड नहीं मिल सकी। पुलिस ने फिर डैन कूपर के नाम के तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाले, शायद इनमें कोई ऐसा शख्स हो जिसे मेरे को लीड मिल सके, लेकिन वहां से उन्हें किसी किस्म की कोई लीड हासिल नहीं हुई। पुलिस को क्रिमिनल रिकॉर्ड में ऑरेगन शहर में एक डीबी कूपर नाम का शख्स मिला। पुलिस ने उसको अपने पास बुलाया पूछताछ करने के लिए और बड़ी जल्दी उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसका इस केस में कोई लिंक नहीं था। लेकिन वहीं एक केयरलेस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, उसने गलती से डैन कूपर को डीबी कूपर कह दिया और लिखा कि डीबी कूपर पकड़ा गया। उसके बाद उसकी इस गलती को इतना रिपीट किया गया, हर चैनल पे और हर रिपोर्टिंग अखबार में डीबी कूपर का नाम चढ़ने लगा और इस तरह से ये डैन कूपर डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया। इवन इन्वेस्टिगेशन में भी अब उसको डीबी कूपर कहा जाने लगा। 1976 में डैन कूपर के ऊपर एयर पायरेसी चार्ज किया गया जो कि आज तक वैलिड है। 10 फरवरी 1980 8 साल के बच्चे को कोलंबियन रिवर के बीच पर कुछ $20 के नोट मिलते हैं और यहाँ पुलिस को एक लीड मिलती है क्योंकि इन $20 के नोट पर वही सीरियल नंबर्स थे जो डीबी कूपर के पैसों पर थे। यहाँ सबको लगता है कि पुलिस अब डीबी कूपर को ढूंढ निकालेगी, लेकिन अफसोस उसके बाद भी उसका कुछ अता पता ना चल सका। उसके बाद सालों इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, पूरी दुनिया के इंटरपोल की मदद ली जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन फिर फाइनली जुलाई 2016 FBI इस चीज का फैसला करती है कि अब मजीद रिसोर्सेज को हम डीबी कूपर के पीछे नहीं लगाएंगे। और ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है और जिसके ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं। वीडियो पसंद आई तो मैंने जावेद इकबाल की मिस्ट्री पर एक रिसेंट वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया कि वो पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर था। लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।